हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो सीरीज में हम एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं इसमें डिटेल में सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन, टाइप ऑफ मिस्टेक भी बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप वीडियो आखिर तक देखिए। आज हम एसएससी जेई 2016 फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस और मशीन्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो एसएससी का नॉर्मली पैटर्न होता है 100 क्वेश्चन टेक्निकल और 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। तो 2016 में मशीन्स के 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे और नेटवर्क्स के भी 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पावर सिस्टम के 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड ईएमएफ के 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिग्नल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नॉर्मली जो भी टेक्निकल एग्जामिनेशंस है एक्सेप्ट गेट एंड इसरो, जो 60% जो वेटेज होता है वो मशीन्स, नेटवर्क्स और पावर सिस्टम का होता है, और बाकी बचे जो सब्जेक्ट है उनका वेटेज होता है नियर अबाउट 40%। तो नॉन टेक्निकल में 100 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस के। तो इस वीडियो में हम मशीन्स के 22 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। So this is question number 1. Fleming's left hand rule is used to find. Option A is polarity of magnetic pole. Option B is direction of flux in solenoid. Option C is direction of magnetic field due to current carrying conductor in magnetic field. Direction of force on a current carrying conductor in a magnetic field. तो फ्लेमिंग्स के दो रूल है। फर्स्ट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और सेकंड इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो यूज करते हैं जनरेटर में यूज करते हैं, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो मोटर में यूज करते हैं। तो फर्स्ट, तो कंसिडर दिस इज आवर फर्स्ट फिंगर, दिस इज आवर मिडल फिंगर एंड दिस इज आवर थंब। तो फर्स्ट फिंगर जो इंडिकेट करता है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, और जो मिडिल फिंगर इंडिकेट करता है वो है ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, एंड थंब जो इंडिकेट करता है वो डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर मीन्स वेलोसिटी। और सिमिलरली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जो हमारा फर्स्ट लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करता है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, जो मिडल फिंगर इंडिकेट करता है वो करता है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस और करंट, और जो हमारा थंब इंडिकेट करता है वो हमारा डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर और वेलोसिटी। तो जनरेटर में हम इनपुट देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, हम टरबाइन से हमारा शाफ्ट ड्राइव करते हैं, तो उसमें हमको डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर्स मीन्स वेलोसिटी तो पता रहती है, हमको आउटपुट मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो इन मोटर इनपुट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आउटपुट होता है मैकेनिकल एनर्जी विच इज रोटेशन। तो फर्स्ट हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स करंट की डायरेक्शन पता रहती है और फ्लक्स की डायरेक्शन भी पता रहती है, तो हमको फाइंड आउट करना रहता है वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। तो इधर ऑप्शन डी में गिवन है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मोटर में यूज होता है, तो मोटर में हम डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज सोर्सेस the movement of conductors in a magnetic field is used to produce voltage. ऑप्शन ए इज थर्मोकपल। थर्मोकपल में हम टेम्परेचर डिफरेंस यूज करके वोल्टेज इंड्यूस करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी इज जिंक कॉपर एलिमेंट। तो जिंक कॉपर एलिमेंट हम यूज करते हैं बैटरीज में, तो बैटरी में केमिकल एनर्जी यूज करके हम वोल्टेज इंड्यूस करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी इज इन अ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में क्या करते हैं, कंडक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, कंडक्टर रोटेट करके हम उसमें ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन ऑप्शन डी इन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है
तो इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ कैपेसिटर ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर विल डैश। हम सिंगल फेज मशीन्स में दो वाइंडिंग्स होती हैं, फर्स्ट इज मेन वाइंडिंग एंड सेकंड इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग में हम फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटेंस यूज करते हैं, तो ये हमारा रोटर है। तो अगर कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट हो जाए तो दोनों वाइंडिंग के करंट में फेज डिफरेंस नहीं प्रोड्यूस होगा, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई एम इंटू आई ए इंटू साइन ऑफ अल्फा। अल्फा इज द फेज एंगल बिटवीन आई एम एंड आई ए। अगर दोनों में फेज डिफरेंस नहीं होगा तो टॉर्क काफी कम प्रोड्यूस होगा, तो मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए इंडक्शन मोटर इज नोन एज। क्या होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? होती है सिंक्रोनस स्पीड, यानी एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। तो शाफ्ट स्पीड क्या होती है? वो होती है रोटर स्पीड एन आर। और स्लिप स्पीड क्या होती है? स्लिप स्पीड होती है डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the value of capacitor in a capacitor start motor controls the dash। तो मैंने अभी बताया, तो टॉर्क जो प्रोपोर्शनल होता है आई एम इंटू आई ए इंटू साइन ऑफ अल्फा। तो कैपेसिटेंस हम यूज करते हैं ताकि दोनों वाइंडिंग में फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो, और फेज डिफरेंस प्रोड्यूस की होने से अल्फा की वैल्यू बढ़ती है और साइन अल्फा की वैल्यू बढ़ती है। तो ड्यू टू कैपेसिटेंस हम स्टार्टिंग टॉर्क कंट्रोल करते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ गिवन बिलो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडक्शन मोटर स्टेबल रीजन इज। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज मोटर टॉर्क गिवन होता है और उस पर पॉइंट गिवन होते हैं लाइक दिस, और वो हमको पॉइंट स्टेबल है या नहीं वो फाइंड आउट करना पड़ता है। और सेकंड इज जो मशीन टॉर्क गिवन रहता है और लोड टॉर्क भी गिवन रहता है, तो इसके स्लोप के अनुसार हमें जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो स्टेबल है कि नहीं वो पूछा जाता है। तो फर्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है, स्लोप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क with speed should be less than slope of load torque with speed। तो इसमें ये याद रखने का, अगर स्लोप इसका कम है तो पॉइंट स्टेबल है। तो कमिंग टू आवर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कंसीडर दिस इज आवर गिवन ग्राफ और दिस इज टॉर्क, दिस इज स्पीड। तो इसमें स्टेबल पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है, अगर हमारा टॉर्क बढ़ता है तो स्पीड क्या कम होनी चाहिए, और अगर हमारा स्पीड बढ़ती है तो टॉर्क हमारा कम होना चाहिए। इस कंसेप्ट से हम इजीली पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट स्टेबल है कौन सा पॉइंट अनस्टेबल है। तो फर्स्ट कंसीडर पॉइंट एक्स, ये एक्स पॉइंट है। अगर हम ये डायरेक्शन में जाएंगे, इधर स्पीड हमारा बढ़ रहा है और टॉर्क भी बढ़ रहा है, तो ये पॉइंट अनस्टेबल है। सिमिलर वाई भी वैसा ही है, स्पीड बढ़ी तो टॉर्क हमारा बढ़ रहा है, वाई भी अनस्टेबल है। तो जेड भी हमारा अनस्टेबल है क्योंकि ये मैक्सिमम पीक पॉइंट पे वर्क हो रही है मशीन। तो लास्ट इज डब्ल्यू। तो डब्ल्यू पे आप देखेंगे, अगर हमारा टॉर्क बढ़ रहा है तो स्पीड भी कम हो रही है, अगर हमारा टॉर्क कम हो रहा है तो हमारी स्पीड बढ़ रही है। तो डब्ल्यू पॉइंट जो है वो स्टेबल पॉइंट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इसमें मिस्टेक क्या हो सकती है, समटाइम्स टॉर्क एंड स्पीड का वो ग्राफ रिवर्स देते हैं, इधर स्पीड देते हैं इधर टॉर्क देते हैं, तो अच्छे से ध्यान रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is most economical method for starting of single phase motor? First is capacitor start, second is split phase, third is induction start and last is resistance start। तो सिंगल फेज वाइंडिंग में हम क्या करते हैं,
सिंगल फेज मोटर में हम दो वाइंडिंग यूज करते हैं, फर्स्ट इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में हम नॉर्मली कैपेसिटेंस यूज करते हैं क्योंकि दोनों वाइंडिंग में फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो। दिस इज करंट आई एम, दिस इज करंट आई ए। तो कंसिडर दिस इज हमारा आई एम करंट है। तो सेकंड वाइंडिंग में हमने क्या किया है, कैपेसिटेंस यूज किया है, तो ताकि इसमें फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो। तो ये करंट क्या होगा, लीडिंग करंट होगा। तो दिस इज आई ए। तो कैपेसिटर स्टार्ट में हमको दोनों में ज्यादा फेज डिफरेंस मिलता है, तो अल्फा की वैल्यू ज्यादा होने से क्या होता है, हमारा टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल रहता है आई ए आई एम साइन ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू ज्यादा हो गई तो हमारा टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और कैपेसिटेंस यूज करने की वजह से हमारे लॉसेस भी कम होते हैं। तो कैपेसिटेंस स्टार्ट मेथड ज्यादा इकोनॉमिकल होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यूज ऑफ अ सर्किट शोन इन द गिवन फिगर। ये इंडक्शन मोटर गिवन है और इसके एक फेज में रेजिस्टेंस लगाया है, उसके अक्रॉस एक स्विच लगाया है। ऑप्शन ए टू reduce starting current to very low value, option B to achieve a smooth starting, option C to obtain higher starting torque, option D to attain maximum torque। तो फर्स्ट ऑप्शन ए देखें तो टू reduce starting current to very low value। तो वेरी लो वैल्यू के तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बाकी दो जो भी हमारे फेजेस है उसमें क्या कुछ भी नहीं लगाया, फर्स्ट एक फेज में हमने रेजिस्टेंस लगाया। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी टू अचीव स्मूथ स्टार्टिंग, ये सम एक्सटेंट के लिए पॉसिबल है क्योंकि एक ही फेज में हमने रेजिस्टेंस लगाया है। ऑप्शन सी टू अटेन हाइयर स्टार्टिंग टॉर्क, तो हाइयर स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हमको रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, तो ये भी गलत है। टू obtain हाइयर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमें x की वैल्यू कम करनी पड़ती है। तो सी एंड डी दोनों तो रॉन्ग ही है, तो बाकी बचे ए एंड बी। तो इन दोनों ऑप्शन में से बी ऑप्शन ज्यादा सुटेबल लगता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, which of the following motors is represented by characteristics curve shown below। तो इधर टॉर्क है और इधर स्पीड है। सिंपली ये इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इंडक्शन मोटर को ही असिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो डीसी शंट मोटर का उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है विथ टॉर्क। ये है डीसी शंट मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, डीसी सीरीज मोटर, दिस इज स्पीड, दिस इज टॉर्क। डीसी सीरीज मोटर कभी भी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि नो लोड पे करंट कम होता है और फ्लक्स कम होता है, तो फ्लक्स कम होने की वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा हाई होती है, तो कभी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते। तो अगर टॉर्क कम होगा तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, और टॉर्क बढ़ेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। नेक्स्ट इज कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर में दो टाइप के कंपाउंड मोटर होती है, फर्स्ट इज कम्युलेटिव कंपाउंड एंड सेकंड इज डिफरेंशियल कंपाउंड। दिस इज स्पीड, दिस इज टॉर्क। तो स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है फ्लक्स। तो कम्युलेटिव कंपाउंड में फ्लक्स क्या होता है, ऐड होता है। अगर टॉर्क बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी और फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो फ्लक्स बढ़ा तो स्पीड क्या होगी हमारी, कम होगी। तो उसका ग्राफ आता है लाइक दिस। और डिफरेंशियल कंपाउंड में फ्लक्स माइनस होता है। अगर हमारा टॉर्क बढ़ा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी और फ्लक्स की वैल्यू कम होगी। फ्लक्स कम हो गया तो स्पीड हमारी इंक्रीज होगी। तो इसका ग्राफ आता है लाइक दिस। ये है डिफरेंशियल कंपाउंड, ये है कम्युलेटिव कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, for 100% efficient transformer, the primary winding has 1000 turns and secondary winding has 100 turns. If power input to above transformer is 1000 watt, the power output is dash। ट्रांसफार्मर जो है वो स्टैटिक डिवाइस है, वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से
दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर ट्रांसफर करता है। अगर उसकी इफिशियंसी 100% है तो उसकी इनपुट पावर जो है वो इक्वल होगी आउटपुट पावर। तो अगर क्वेश्चन में दिया है उसकी इनपुट पावर 1000 वाट है तो आउटपुट पावर कितनी होगी 1000 वाट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, what is the efficiency of transformer compared with the electrical motor of same power? तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। तो इसमें एक सर्किट से दूसरे सर्किट में थ्रू मैग्नेटिक सर्किट एनर्जी ट्रांसफर होती है। और जो हमारी मोटर्स होती है उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है एयर गैप से। अगर हम स्टेटर को सप्लाई देंगे तो रोटर को जो फ्लक्स जाएगा वो एयर गैप से जाएगा। और इसमें रोटेटिंग पार्ट भी आता है। तो रोटेटिंग पार्ट आने की वजह से इसमें दो टाइप के लॉसेस होते हैं। फर्स्ट इज रोटेशनल लॉसेस मींस मैकेनिकल लॉसेस एंड सेकंड इज मैग्नेटिक लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर में बस मैग्नेटिक कोर लॉसेस होते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं। और मशीन्स में मैग्नेटिक लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं और रोटेशनल लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी काफ़ी हाई होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल मोटर्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, स्क्विरल केज वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन। जो स्क्विरल केज वाइंडिंग होती है उसमें होते हैं बार्स और वो इन रिंग से शॉर्टेड होते हैं। तो ये वाइंडिंग रोटर में यूज होती है, ये सिंगल फेज मोटर में भी यूज होती है और 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी यूज होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर सिग्नलिंग डिवाइस एंड टाइमर। तो सिग्नलिंग डिवाइस एंड टाइमर के लिए हमें जो मोटर चाहिए वो सिंगली एक्साइटेड चाहिए, उसकी साइज भी हमें कम ही चाहिए। तो हम रिलक्टेंस मोटर सिग्नलिंग एंड टाइमर के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, द पर्पज ऑफ skewing of rotor slots in induction motor is first to reduce magnetic hum in the motor, to increase the distribution factor, to reduce the locking tendency of motor, to increase the breath factor। तो इंडक्शन मोटर में एक फिनोमेना होता है कॉगिंग। तो कॉगिंग में क्या होता है, कंसिडर दिस इज स्टेटर स्लॉट्स एंड दिस इज रोटर स्लॉट्स। अगर स्टेटर स्लॉट रोटर स्लॉट्स एक सेम पोजीशन पे आ जाए तो इनमें एक लो रिलक्टेंस पाथ मिलता है फ्लक्स को। तो इसके वजह से क्या होता है, लॉक हो जाते हैं और मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाती। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, स्क्यूइंग ऑफ रोटर स्लॉट्स यूज करते हैं। अगर ये हमारे रोटर स्लॉट्स हैं तो ये स्ट्रेट ना रखकर हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। उसके वजह से ये लॉकिंग टेंडेंसी जो है वो नहीं होती, मीन्स कॉगिंग इफेक्ट नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, in an induction motor if rotor resistance is equal to standstill reactance then the maximum torque is option A less than starting torque, B equal to starting torque, C more than starting torque, D none of the above। तो उन्होंने गिवन है रोटर रेजिस्टेंस मीन्स R2 इज इक्वल टू X2, ये गिवन है। तो हमारी स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क जो होती है SMT होती है R2 अपॉन X2। तो ये दोनों इक्वल होने की वजह से SMT क्या हो जाएगी 1। और स्लीप क्या होती है S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। तो स्टार्टिंग कंडीशन में स्पीड NR क्या होती है हमारी 0, तो NR 0 हो गई तो S क्या होगी 1। तो स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क एंड स्लीप एट स्टार्टिंग इक्वल हो जाएगी, मीन्स एट दैट टाइम द मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू स्टार्टिंग टॉर्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
द EMF प्रोड्यूस बाय सिंगल फेज वाइंडिंग। तो सिंगल फेज वाइंडिंग को हम AC सप्लाई देंगे तो इधर हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी यूज करते हैं। तो ये थ्योरी स्टेट करती है कि अगर हम सिंगल फेज वाइंडिंग को AC सप्लाई देंगे तो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये हम पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होती है। इसके वजह से स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पल्सेटिंग एंड रोटेटिंग होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, इंटरपोल्स आर यूज्ड इन लैप वाउंड मशीन, वेव वाउंड, बोथ एंड नन। तो इंटरपोल्स का यूज करने का पर्पस होता है टू इम्प्रूव कम्यूटेशन। कम्यूटेशन हम इम्प्रूव करते हैं बाय रिड्यूसिंग आर्मेचर रिएक्शन। तो ये मशीन लैप वाइंडिंग हो या वेव वाइंडिंग हो, दोनों में आर्मेचर रिएक्शन होती है, तो इंटरपोल्स दोनों वाइंडिंग में यूज होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, field system of electrical machine must be on stator, may be on stator और rotor, must be on rotor, none of this। तो EMF प्रोड्यूस के लिए हम दोनों सिस्टम यूज कर सकते हैं। हम फील्ड स्टेटर पे भी लगा सकते हैं और रोटर पे भी लगा सकते हैं। स्टेटर पे लगाते हैं उसका एग्जांपल है DC जनरेटर, एंड रोटर पे लगाते हैं उसका एग्जांपल है सिंक्रोनस मशीन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, द नंबर ऑफ कंडक्टर्स ऑफ एन कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन अ DC मशीन। तो हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं ताकि हम आर्मेचर रिएक्शन कम कर सके। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर ऑलवेज लेस देन आर्मेचर कंडक्टर्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question, question 20. Two DC machines 500 kilowatt each are tested by Hopkinson testing method. The power input would be। तो Hopkinson testing method में दो आइडेंटिकल DC मशीन्स यूज होती है और वो मैकेनिकली कपल्ड होती है। फर्स्ट जो मशीन है वो वर्क होती है एज अ जनरेटर एंड सेकंड होती है एज अ मोटर। तो मोटर को हम इनपुट देते हैं और मोटर जो है वो एज अ प्राइम मूवर एक्ट होती है जनरेटर को, और जनरेटर का आउटपुट जो आता है हम सप्लाई को रिवर्स फेड करते हैं। तो जो भी इनपुट पावर आएगी वो पावर आएगी पावर लॉस इन दिस टू मोटर। ये दोनों मोटर आइडेंटिकल है, इसकी वजह से जो भी पावर लॉस आएगा उसका हाफ करेंगे तो पर मोटर पावर लॉस हमको मिलेगा। तो ये काफ़ी कम होता है कंपेयर टू मोटर रेटिंग। जो इनपुट पावर होगी वो काफ़ी कम होगी। तो ऑप्शन हमारा आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, इन अ DC मशीन हाउ आर द कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग्स कनेक्टेड। ऑप्शन ए सीरीज विथ अ शंट वाइंडिंग, पैरेलल विथ शंट वाइंडिंग, सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग एंड पैरेलल विथ आर्मेचर वाइंडिंग। DC मशीन में कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग यूज होती है, वो यूज करते हैं ताकि आर्मेचर रिएक्शन हम कम कर पाए। सिमिलरली ऑल्सो कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं ताकि आर्मेचर रिएक्शन हम कम कर पाए। तो ये दोनों वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, द मोटर सर्किट static frequency changers are used to, first is improved cooling, second is power factor improvement, third is reversal of direction and D is speed regulation। तो मोटर में सिंक्रोनस स्पीड होती है 120 F अपॉन P। अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो सिंक्रोनस स्पीड चेंज हो जाएगी, और सिंक्रोनस स्पीड चेंज करें तो रोटेटिंग स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो हम फ्रीक्वेंसी चेंजर यूज करते हैं ताकि
हम स्पीड रेगुलेट कर पाए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमने मशीन्स के 22 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेटवर्क के 22 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें या फिर चैनल के ग्रुप में भी पूछ सकता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी पॉजिटिव।